हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज व्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 11 या फिर बोल सकते हो क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2। नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जैसे कि इसका नाम है, क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन कौन है? हम हैं। हमारा जो आंख है और ये जो कलरफुल दुनिया है जहां पे रंगों से भरा हुआ ये दुनिया है, इसको हम कैसे हमारे आंखों से देख सकते हैं। हमारे आंखों में जो चश्मा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? आंख क्या एक ही पीस होता है या फिर बहुत से पीस मिलकर ये आंख बनाते हैं? उनका नाम क्या क्या है, डिटेल में ह्यूमन आई के बारे में। और ये दुनिया में जो कलर्स हैं वो कहां से आए? वो हमारे कलर वाले पेंसिल से तो नहीं भरा है ना कोई, तो वो कलर कहां से आते हैं? सूरज का कलर क्या वाकई में येलो है, रेड है या फिर व्हाइट है, या फिर कुछ अलग है, या फिर कुछ मिक्स है? सारे ये जो मजेदार सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो तुम इस चैप्टर में हमारे साथ बने रहो। पर ये चैप्टर का वीडियो देखने से पहले तुम मुझे ये इंश्योर करो कि तुमने लाइट वाला जो चैप्टर है, इसका प्रीवियस चैप्टर फिजिक्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 साइंस, वो तुमने देखा हो। नहीं देखा तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहां से देख लेना। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि लेंस के बारे में पढ़ा था लास्ट में। तो लेंस में क्या होता था, कैसे एक लाइट रे फ्लो करता है, एक लाइट रे कैसे फ्लो करता है, वो बेंड कैसे होता है, लेंस कैसे हेल्प करता है, काम क्या होता है लेंस का। और हम जो आंख में लगाते हैं, ये जो चश्मा है मेरा, ये भी लेंस लगा हुआ है जो इसमें, उसका फंक्शन क्या है और क्यों लगाते हैं। क्लियर? वो सब बहुत से हमने पढ़े थे, कुछ नहीं भी पढ़ा था। जैसे लेंस का फंक्शन मतलब वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग पढ़ा था, नहीं पढ़ा जाओ वो लेक्चर देखो लाइट चैप्टर का। पर कौन से केस में कैसा लेंस लगता है, लेंस के टाइप्स होते हैं, ये सारा कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो लेंस वाले में हमने क्या क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ इमेज, लेंस के बारे में जो पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, वहां पे हमने देखा था नेचर ऑफ इमेज। क्या? इमेज का नेचर, नेचर ऑफ इमेज। क्लियर? और क्या देखा था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहां पे इमेज बनेगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब क्या देखेंगे? हमारे ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे आंख में भी एक लेंस होता है तो यह बात सही है। क्या वो ग्लास का होता है? नहीं, पर लेंस होता है। लेंस किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का हो सकता है। क्लियर? और हमारा ह्यूमन आई कैसा होता है? ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। ये कैसा है? एक कैमरा की तरह है। क्लियर? जैसे कैमरा में हम फोकस करके फोटो कैप्चर करते हैं, वैसे हमारा आंख भी। और इसका स्टोरेज कोई एसएसडी या एचडीडी नहीं है, हार्ड डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं है। ये क्या है? हमारा खुद का ब्रेन है जो कि मेमोरी पावर है। हाँ, वो इंसान, वो दाढ़ी वाला इंसान ऐसा दिखता था। हम लोगों को दिखा नहीं पाते पर खुद के अंदर तो इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर? और क्या? हमारा जो ह्यूमन आई है इसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं। उनका नाम क्या है? ये बाहर से तो ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। दो आंख हमारे पास है, जानवरों का आंख थोड़ा अलग दिख रहा है। ऐसे यहां पे सेंटर में कुछ ब्लैक कलर का होता है, यहां पे आईब्रोस होते हैं। क्लियर? साफ है? तो ऐसा दिखता है। पर अंदर से क्या है? ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। ये कुछ राउंड टाइप का दिखता है। वो सारे डायग्राम में अभी ड्रॉ करके तुम्हें ये सबके पार्ट्स दिखाने वाला हूं। सो लेट्स मूव टू दैट टॉपिक। हाँ, तो देखो आई का डायग्राम है ये। बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा पार्ट है। तो पहले देखेंगे कि लाइट जो होता है वो एंटर करता है हमारे आई के थ्रू, हमारे आंख के अंदर, तभी हमें कुछ दिखाई पड़ता है। तो वो पहले जो चीज को मिलता है वो क्या है? ये कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बल्ज का, ये जो उभरा हुआ पीस है उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसके थ्रू लाइट पास करेगा वो है कॉर्निया। कॉर्निया, लाइट पास थ्रू, लाइट
पहले इसके थ्रू पास करेगा। क्या करेगा? पास थ्रू इट फर्स्ट। और फिर क्या करेगा? इसका काम और एक है कि जो रिफ्रैक्शन होता है, हमें पता है लेंस का काम क्या है? रिफ्रैक्शन करना। और जो मेजर रिफ्रैक्शन होता है वो कौन करता है? कॉर्निया करता है। कौन सा कॉर्निया? अपर पार्ट का कॉर्निया। अपर पार्ट ऑफ, जो कॉर्निया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉर्निया डू मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। ज्यादातर रिफ्रैक्शन वही करता है। क्लियर? समझ गए? अब क्या है, ये यहां पे एक चीज है छोटा सा, ये देखो ऐसा एरिया एक है। कैसा एरिया? ऐसा कुछ एक एरिया तुम्हें दिख रहा होगा। क्लियर? ये वाला जो जोन है, तो वो वाले एरिया को क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर। चलो यहां पे एक लाइन बना देता हूं ताकि डायग्राम के नाम में, और यहां पे जो मैं लिखा रहा हूं, अब क्या देखेंगे हम कि ये जो इरिस नामक एक चीज है, यहां पे देख सकते एक्वियस ह्यूमर के एक ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है। ये प्यूपिल है। ये जो गैप है इन दोनों के बीच, ब्लू कलर का लाइन वाला, वो प्यूपिल है। उसके थ्रू ही लाइट पूरा आंख के अंदर जाता है। ये इरिस क्या है? ये बोल सकते हो कि दो डोर है। जैसे घर में दरवाजा बंद करते हैं, वैसे ये लोग भी बंद होते हैं और ओपन होते हैं। मतलब ये भी क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, मतलब बंद होते हैं और खुलते भी हैं। तो ये किसका काम कर रहे हैं? एक गेट का काम। क्यों कर रहे हैं? सर हमारे ऊपर एक आईलिड नामक चीज होती है जो आंख को बंद और खुला करता है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम यह है कि इट डिसाइड साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल मतलब क्या? वो तुम डोर मतलब कितना रास्ता समझ सकते हो। गेट जितना खुलेगा उतना रास्ता तुम्हें मिलेगा। मान लो बहुत बड़ा गेट है, उसमें से बस थोड़ा सा ही खोले कि एक ही इंसान जा सकता है, जबकि पूरा खोल दे तो 2-3 ट्रक भी जा सकते हैं। तो ये भी वैसे डिसाइड करेगा कि कितना क्या लेना है? लाइट लेना है। क्यों? अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो साइज ऑफ प्यूपिल ये डिसाइड करेगा, और प्यूपिल के थ्रू आंख के अंदर कौन जाएगा? लाइट जाएगा। क्यों डिसाइड करता है? तुम्हें पता है कि अंधेरे में हमारे आंख को अच्छे से लाइट नहीं मिलता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। तब ये इरिस टोटली ओपन हो जाती है, पूरा खोल देते हैं, प्यूपिल बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर लाइट है तो अंदर घुस जाए और इस वाले इंसान को कुछ दिखाई दे। पर जब तुम अंधेरे में हो और सडन कोई बड़े पावर की लाइट ऑन कर दी जाती है तो तुम्हारे आंख में चमक लगती है। क्यों? क्योंकि ये इरिस टोटली खुला हुआ होता है। जब इतना बड़ा पावर का बल्ब जला तो बहुत लाइट हो जाती है सराउंडिंग में, तो उतना जब खुल जाता है आंख तो सारे लाइट अंदर सडन घुस जाते हैं, तो आंख को एक चमक सा महसूस होता है। समझ रहे हो? नहीं समझे? अंधेरे कमरे में जाओ, 5-10 मिनट 15 मिनट रुको, फिर एक हाई पावर का बल्ब जिस रूम में है उसको जला देना पूरा अंधेरे से, आंख में चमक लगती है या फिर आंख अच्छे से खुल नहीं पाती है। क्लियर? समझ रहे हो? ये किसका काम है? इरिस का काम है। अब यहां पे एक चीज है, ये जो पर्दा, इसको आंख का पर्दा नामक एक चीज तुम सुने होगे, उस पर्दे को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ये वाला जो पीस है इसको बोलते हैं रेटिना। ये जो बैक में एक है ना कोट, ये यहां से यहां तक भी, ये भी, ये सब क्या है? रेटिना है। तो रेटिना में क्या होता है? जब लाइट आंख के अंदर घुसता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, हमने क्या देखा है? लेंस में भी जब रिफ्रैक्शन होता है किसी लाइट का, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म होता है। और वो इमेज कहां पे फॉर्म होता है? एक ह्यूमन आई में रेटिना में फॉर्म होता है, जिसको पर्दा कहा जाता था, कहा जाता है। पहले के जमाने में जो सिनेमा हॉल होते हैं वहां पे प्रोजेक्टर और पर्दा होता था। आजकल तो डिस्प्ले भी बड़ा बड़ा रख दे रहे हैं, पर जहां पे पर्दा वाला सिनेमा हॉल हो तो वो पर्दे में क्या करते थे? प्रोजेक्ट करते थे इमेज को। आजकल भी बहुत से स्कूल में जहां पे प्रोजेक्टर होंगे, एक पर्दे में इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है। वैसा ही तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जो रेटिना क्या है? आंख का पर्दा है, जहां पे हमारा ये वाला पार्ट प्रोजेक्ट करता है किसको? जो वो देखता है, जो वो देखता है। और ये इमेज कैसा फॉर्म होता है? पहले देखते हैं कि रेटिना का काम। इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन इट। समझ गए?
और क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा। इमेज फॉर्म तो कैसा लिख देता हूं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज होता है और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है कहां पे, प्रोड्यूस्ड इन रेटिना। तो रेटिना में प्रोड्यूस्ड होगा, समझ गए। तो ये है रेटिना का काम। और बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कॉर्निया का सर पता चल गया, प्यूपिल भी मैंने बता दिया, ये क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या होता है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे सब कुछ मैं बताता चलूंगा, उसकी चिंता तो मत करो। ये सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है तो इसका अभी बता देता हूं, छोटा सा यूजेस है। ये जो आंख है, यहां पे हमारा जो आई बॉल है, ये टोटल जो है इसको आई बॉल बोलते हैं। राउंड है ना, बॉल टाइप का है, टेनिस बॉल की तरह खेल नहीं सकते पर ये बॉल टाइप का है। और ये जो आई बॉल है इसका डायमीटर भी मेंशन किया गया है, चलो मैं बता देता हूं। तो इसका डायमीटर है, आई बॉल का डायमीटर डी लिख देता हूं, कितना है 2.3 सेंटीमीटर। कितना है 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2.3 cm होगा, समझ गए, ठीक है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी को ही पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, जो क्रिस्टलाइन लेंस था वहां पे एक स्ट्रक्चर था, वहां पे तुम जाके देख सकते हो। उसका काम क्या होता है, एडजस्ट फोकल लेंथ टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। ये किसका काम है, क्रिस्टलाइन लेंस का। एक्वस ह्यूमर का काम वो नहीं है, क्लियर। रेटिना का काम क्या है, इसका काम है, ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, मतलब एक नाजुक चीज है, एक नाजुक कली है जो बोलते हैं, ये एक नाजुक चीज है, मतलब छूने से वो जो ग्लास का फोन है वो बहुत नाजुक है, मतलब टूट जाएगा आसानी से, उससे छेड़छाड़ ज्यादा मत करो। वैसे ही ये जो क्या है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, मतलब बहुत ही नाजुक चीज है। और इसमें क्या होता है, बहुत से लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो लाइट सेंसिटिव मतलब क्या, जो लाइट को देख के कुछ रिएक्ट करते हैं, उसके कुछ रिएक्शन देंगे, लाइट को सेंस कर पाएंगे, वैसे सेल होते हैं कहां पे, रेटिना में, व्हिच गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। तो जब वहां पे कुछ इमेज फॉर्म होगा वो इल्यूमिनेट हो जाएंगे, वो जल जाएंगे, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे, व्हिच आर सेंड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व कौन सा पार्ट था, ये मान लो एक आईबॉल है, तो यहां पे कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा था तुम्हें, ये मान लो ये ऐसा कुछ जो पार्ट दिख रहा था, इसी को ही बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व, समझ गए। ऑप्टिकल नर्व किसे कहते हैं, क्लियर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर एकोमोडेशन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, पावर एकोमोडेशन। पावर बोले तो आंख का पावर के साथ रिलेट कर सकते हो, ये बढ़ता है कमता है, ये पावर। एकोमोडेशन क्या है, हमारी आंख की एक एबिलिटी है, तो क्या है इसका नाम, एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन आई टू चेंज आई, किसके लिए, चेंज करने के लिए, क्या, टू चेंज फोकल लेंथ। तो तुम्हें पता है हर एक लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग होता है, और हमारे ह्यूमन वाला जो लेंस होता है वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। कैसे करेगा, दूर का देखना है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, पास के को फोकस करना है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, तो वो चेंज होता रहता है। कैसे होता है, हमें पता है कि जो फोकल लेंथ एडजस्ट कौन कर रहा था, लेंस कर रहा था, कौन सा, क्रिस्टलाइन लेंस कर रहा था। और उससे जुड़ा हुआ था एक चीज, जो डायग्राम याद कर लिए होंगे या फिर डायग्राम देखे होंगे, उनको याद आ रहा होगा कि उससे सिलियरी मसल्स नाम का एक चीज जुड़ा हुआ होता है, जो पकड़ के रखता है उस लेंस को। तो वो जब थोड़ा खींच, मतलब ऐसे खींच देगा तो वो पतला हो जाएगा वो लेंस, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पर जब वो थोड़ा छोड़ देगा तो वो ऐसे मोटा हो जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ में चेंज हो, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिलियरी मसल्स, फोकल लेंथ का चेंज होता है, किसके, लेंस के, जिसके वजह से हम फोकस कर पाते हैं, कभी दूर के ऑब्जेक्ट को, कभी पास के ऑब्जेक्ट को।
इतना समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये जो काम है पावर एकोमोडेशन, ये तो सिलियरी मसल्स करता है, पर एक पॉइंट होता है जिससे ज्यादा कोई चीज अगर पास में लाने से दिखता है ऐसा नहीं है। एक पॉइंट होता है जहां से अगर बहुत ज्यादा पास ले, तुम एक बुक को ले लो, एक बुक को ले लो और ऐसे मुंह में पूरा घुसेड़ दो और पढ़ो, उसमें लाइट जाना चाहिए, पर इतना पास पूरा ले आओ, मतलब मैं अपने चश्मे में लगा दूं तो भी लाइट आएगा, पर फिर भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उसको अच्छे से। या फिर वैसे अगर ज्यादा ताकत वाकत लगा के प्रेशर दे के अपने आंख को पढ़ा भी लिया ना, तो मेरे आंख में कुछ टाइम बाद दर्द होने लगेगा, स्ट्रेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे आंख का एक नियर पॉइंट है जिससे ज्यादा नजदीक के अक्षरों को भी हम नहीं पढ़ सकते, या फिर ऑब्जेक्ट को भी हम नहीं पढ़ सकते। क्लियर? द नियर पॉइंट, द मिनिमम distance at which we can see a object, ये ज्यादातर अक्षरों के साथ होता है, ट्रायल करना पता चल जाएगा। we can see a object distinctly, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, without, किसके बिना? without any क्या? विदाउट एनी स्ट्रेन इन आई, मतलब आंख ना दुखते हुए भी, स्ट्रेन इन आई, बाय किसके द्वारा? ए नॉर्मल एडल्ट आई, ए नॉर्मल एडल्ट आई इज कॉल्ड नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। क्यों यहां पे एक नॉर्मल एडल्ट का आंख लिखा गया? जिनको मायोपिया होता है, जो चश्मा लगाते हैं, जिनको दूर का अच्छे से नहीं दिखता है, वो अगर अपना चश्मा खोल देते हैं और अगर वो बुक को पूरा पास भी ले जाएंगे ना, ऐसे लगा भी लेंगे, तो भी वो पढ़ पाएंगे। तो जो नॉर्मल आई होता है, जिसका आंख पूरा क्लियर है, बहुत अच्छा विजन है, या फिर जो चश्मा लगा के है, चश्मा लगाने के बाद उनका विजन भी क्लियर है, वो अगर पास लाके पढ़ेगा तब उसको नहीं दिखेगा। तो एक डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस कितना है? दैट इज 25 cm, 25 सेंटीमीटर के ज्यादा नजदीक, मतलब यहां पे पकड़ के बुक पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा नजदीक लाएंगे तो उतने क्लियर नहीं दिखेगा, जितना ज्यादा नजदीक लाएंगे उतना धुंधला होता जाएगा वो इमेज, वो ऑब्जेक्ट। समझ गए? वैसे जैसे हमें कोई नियर का नहीं दिखता, वैसे बहुत दूर का भी नहीं दिखता, पर जो एक नॉर्मल आई होता है वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, जितना दूर उसका विजन खत्म ना हो जाए, मतलब वो एयर खत्म ना हो जाए, वो उतना दूर तक देख सकता है। जूम नहीं कर सकता, मैं जूम की बात नहीं कर रहा हूं, पर देख सकता है। पर जिनका विजन थोड़ा खराब हो गया वो उतना दूर तक नहीं देख सकते। तो फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। नियर पॉइंट जैसा फार पॉइंट होता है, और ये इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। क्लियर? और एक बात, बहुत से जब किसी को एज हो जाता है तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये मिल्की हो जाता है, ये धुंधला हो जाता है, तो उनको ना पास का ना दूर का कोई भी अच्छे से नहीं दिखता है। पर जब उनके कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू उनका सर्जरी किया जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी किया जाता है, तब उनका जो विजन लॉस भी हो जाता है कभी कभी, तो वो भी वापस आ जाता है थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। समझ गए? तो ये फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है, और जो नियर पॉइंट क्या है? वो 25 सेंटीमीटर है। ये याद कर लो, ये ज्यादा जानने की जरूरत थी। और ये डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन आई टू चेंज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इसको क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। तो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार एमसीक्यू आने वाले हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन को इग्नोर करना मना है, हमेशा मना है, पर इस बार कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें हर एक लाइन के ऊपर, क्योंकि एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो इसको नोट करो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मजेदार चैप्टर है यार, पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं कि पहले तो आंख का पोजीशन, हमारे पास दो आंख क्यों है, एक क्यों नहीं? तो अच्छे से हम डिटेक्ट कर सके हर ऑब्जेक्ट को। और तुम अपने एक आंख बंद करके देखो, हमारा जो एक आंख का व्यू होता है वो कितना होता है? वन आई वो होता है 150 डिग्री का व्यू मिलता है, मतलब करीबन कुछ इतना व्यू मिलेगा हमें 150 डिग्री। पर जब दो आंख हो जाते हैं हमारे, तो हमारा व्यू कितना हो जाता है?
180 डिग्री, मतलब हमें कुछ इतना व्यू मिलता है, इससे आगे हम देख सकते हैं, जबकि यहां पे इससे आगे देख सकते हैं। तो पहले तो व्यू थोड़ा बड़ा हो गया, हम ज्यादा चीज देख सकेंगे। 1 से 2 अच्छा है। कैसे अच्छा है? मतलब एक चला भी गया बाय मिस्टेक किसी का तो दूसरा में काम चल जाए, एक चला जाएगा तो और बेचारा अंधा हो जाएगा। बहुत ऐसे होते हैं जिनका एक आंख काम करता है, एक नहीं करता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो तुम अपने मन से कुछ रीजन बना सकती हो। 2 आंख होंगे तो अच्छे से हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कार में 2 सेंसर होते हैं तो अच्छा होता है एक सेंसर के बजाय, क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे और उनका जो फंक्शनलिटी वो बढ़ जाएगा। वैसा ही कुछ बात है। और ये पोजीशन ऑफ आई का बहुत सारे फंडे हैं। जैसे मान लो तुम हिरन का एग्जांपल ले लो, उसका कैसा आंख होता है? अगर उसका ये मुंह है तो एक इस तरफ पूरा उसका राइट में एक होता है इस तरह में, और यहां पे एक लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत से जो एनिमल होते हैं वो शिकार करते हैं, और हिरन में उनके शिकार में से एक है, गाय भी है, ऐसे जो घास खाते हैं उनका ही शिकार होता है। तो उनकी आंख थोड़ा एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, ताकि वो ज्यादा चीजें देख पाए, उनका विजन का एंगल थोड़ा बढ़ जाए, ताकि अगर शेर थोड़ा सा भी उनके साइड में है तो वो भाग सके जल्दी। क्लियर? जबकि हम जैसे लोगों का फ्रंट में आंख होता है, जैसे लायन का भी फ्रंट में ही होता है, जबकि बकरी का, हिरन का, इन सब का साइड में होता है, ताकि वो बेचारे देख के भाग सके और किसी का शिकार ना बन जाए। समझ गए? अब हम देखते हैं कि ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन, जो अच्छे से नहीं दिखता या फिर दूर का धुंधला दिखता है, किसी को पास का धुंधला दिखता है, जो बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ा उम्र हो जाती है, 40+ हो जाते हैं, उनका क्या होता है, जो पढ़ने में उनको दिक्कत आती है, छोटे छोटे लेटर्स, वो भी एक डिजीज है, वो डिफेक्ट है एक विजन का। पर बहुत लोग बोलते हैं आंख खराब होता है। असल में ये सब जगह पे आंख खराब नहीं होता। यहां पे जितने भी पार्ट्स हम पढ़े, क्या क्या पढ़े? कोर्निया हो गया, तुम्हारा आई बॉल जो लेंस वाला पार्ट होता है वो थोड़ा किसी में बढ़ जाता है, किसी में थोड़ा छोटा बन जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। समझिए? तो कैसे बड़ा होता है देखते हैं। तो पहले लिखो, देयर आर मेजरली क्या होते हैं? देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट। 3 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट। एक में पास का नहीं दिखता, एक में दूर का नहीं दिखता, और दूसरा वो जो 40+ वालों को होता है बाय एज, क्या वो रीड नहीं कर पाते, कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पाते लेटर को। तो वो किसके वजह से होता है? पास का क्यों नहीं दिखता है, दूर का क्यों नहीं दिखता है, सब हम डिस्कस करने वाले। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो मायोपिया में सिचुएशन होता क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो मायोपिया जो होता है ये एक डिफेक्ट है। पहला क्या है? इसमें नियर साइटेड विजन बोला जाता है। मतलब वो जो फार पॉइंट होता है, जो फार पॉइंट जो इंफिनिटी होता था वो कुछ पास में आ जाएगा, नियरर टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का सिंबल है, जान लो, ये इन्फिनाइट है इसका मतलब। तो ये जो मायोपिया होता है इसमें एक इंसान को दूर का अच्छे से क्लियरली नहीं दिखता है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल क्लियरली। तो दूर का क्लियरली नहीं दिखता। ये किस में होता है? मायोपिया में। और इसमें क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है? तो पहला कॉजेस है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो ये आई बॉल होता है, पहले तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जो इन्फिनिटी होता था वो फार पॉइंट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया। ये थोड़ा नीचे बनाते हैं, चलो। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें पास में से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ये देखो इसका इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है। तो ये पूरा पोल के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा। ये मान लो यहां पे गया तो फिर कन्वर्ज होके ये रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ये क्या है? रेटिना है। ये रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है तो अच्छे से दिखेगा पास का। पर जब बहुत दूर से आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है, तो ऐसे आता है, बहुत दूर से आया, तो ये क्या होता है? यहां पे कहीं पे कन्वर्ज हो जाता है। तो देखो, तो वो रेटिना तक और पहुंच नहीं पाता। कौन? वो लाइट रे रास्ते में ही वो इमेज फॉर्म कर देता है, फिर ऐसे करके पहुंचता है। इसलिए जो दूर का दिखता है वो धुंधला दिखता है थोड़ा। क्यों?
या तो ये जो है ये एलोंगेट हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है, तो लेंस का पावर बढ़ गया तो वो जल्दी कन्वर्ज कर देगा। कौन? ये जो आई बल था। और जो करेक्शन के इसके एलोंगेशन ऑफ, पहले ये आई बल देखते हैं, एलोंगेशन ऑफ आई बल। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आई बल थोड़ा मोटा हो गया तो उसका पावर बढ़ जाएगा, तो वो लाइट को जल्दी थोड़ा कन्वर्ज कर देता है, जिसके वजह से हमें दूर का और क्लियरली नहीं दिखता है। यहां पे क्रॉस करके जाएंगे तो कुछ खत्म होते जाएंगे, इसलिए क्लियर नहीं दिखेगा। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। और क्या होता है, एक्सेसिव इंक्रीज इन कर्वेचर, तो फोकल लेंथ का बढ़ जाए, एक्सेसिव इंक्रीज इन कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था इन कर्वेचर। और इसका करेक्शन के फॉर्मूला, तो ये कर्वेचर यहां पे लिखता हूं, यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे। तो कर्वेचर इंक्रीज होने पे भी मायोपिया होता है। और इसके करेक्शन के उपाय क्या है, कनकेव लेंस। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कनकेव लेंस लगा के या फिर पहन के, बोल सकते हो। वो कैसे होगा अभी दिखाता हूं डायग्राम में। तो हमने देखा जब ऑब्जेक्ट दूर में जा रहा था तब ये जल्दी उसको कन्वर्ज करके पास में ही इमेज फॉर्म कर देता था, और लाइट रे डायरेक्टली रेटिना में पहुंच नहीं पाता था, इमेज रेटिना पे नहीं बनता था। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो फिर से दूर से आया लाइट, ये मान लो यहां तक आया, फिर ये मान लो यहां तक आया, फिर ये मान लो ऐसे आया, तो यहां पे क्या होगा, एक कनकेव लेंस होगा। कैसा दिखेगा कनकेव लेंस, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और तुम्हें पता है कि कनकेव लेंस क्या करता है, रे को एक जगह पे लाता है या फिर दूर धकेलता है, दूर धकेलता है। लाइट चैप्टर में क्लियरली मैंने बताया था। तो ये क्या करेगा, यहां से आते ही लाइट रे कैसे हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्या होंगे, दूर धकेले जाएंगे। ये बीच में से जाएगा तो ये जैसा जाता था वैसा ही जाएगा, और ये भी क्या होगा, दूर थोड़ा धकेला जाएगा, जिसके वजह से ये जो कॉर्नर पे लगेंगे तो ऐसे थोड़ा ये धकेले गए हैं बाहर की तरफ, तो फिर जब इनको लेंस कन्वर्ज करेगा तो यहां पे मीट नहीं होंगे, ये चले जाएंगे पूरा रेटिना में। कहां पे चले जाएंगे, रेटिना में। क्यों, ये पास आ जा रहे थे, फिर कोई बीच में आया, मान लो टीचर, पीटी टीचर ही ये काम करते थे, डंडा लेके थोड़ा मार दिया तो दूर दूर चले गए। तो अब ये पूरा जाके कहां पे मिल रहे हैं, थोड़ा दूर मिल रहे हैं, जबकि रेटिना आ जा रहा है। समझ रहे हो, कनकेव लेंस क्या क्या, रे को दूर धकेला, जिसके वजह से ये जल्दी पास ना आ जाए, और जल्दी पास आ जाने पर ये रास्ते में ही मिल जाते थे, जिसके वजह से रेटिना तक लाइट पहुंच नहीं रहा था और हमें दूर का चीज धुंधला दिख रहा था। पर ये एक लेंस लगा देने पर, ये एक ग्लास लगा देने पर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, जो कि करेक्ट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या होता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है क्लियर। उसमें कौन सा लेंस यूज होगा, इसका उल्टा। चलो पढ़ते हैं, पहले इसको नोट करो पॉज करके। हाँ, तो नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता था, दूर का नहीं दिखता था, इसमें पास का नहीं दिखेगा, दूर का पूरा क्लियर दिखेगा, जैसे नॉर्मल आई को दिखता है, उल्टा ज्यादा दूर का दिखेगा नॉर्मल आई से। तो यहां पे क्या होता है कि जब दूर से कोई लाइट रे आता है तो देखो रेटिना में इमेज बन रहा है तो क्लियर दिखेगा। फार साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, एच नियर पॉइंट इज फार। क्योंकि फार क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो नियर पॉइंट होता था, जो 25 cm के बियॉन्ड हमें सब कुछ दिखता था, यहां पे क्या होता था, वो 25 या तो 30, 35, 25 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 30 cm तक भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। इतना दूर पूरा लेके जाओगे तो कुछ दिखने के चांसेस है। तो क्यों वैसा होता है, क्योंकि ये जो आई बॉल है ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा हो जाएगा तो लेंस छोटा हो गया, पतला हो गया बोल सकते हो, तो क्या उसका पावर कम हो जाएगा, तो वो लाइट को बेंड भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो बेंड ना करते हुए क्या होता है, रेटिना पे नहीं पड़ गई और थोड़ा दूर चला जाता है। सर वहां पे ग्लास होता है जो दूर भी चला जाता है। ये इमेजिन किया गया है बच्चों, ऐसा कोई रे होता ही नहीं है असल में अंदर में, पर तुम्हें बताने के लिए ये बुक में दिया जाता है कि ये अच्छे से उसको फोकस नहीं कर पाता है, जिससे रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो पाता। समझ गए। और क्या होता है, करेक्शन ऑफ इसका कन्वेक्स लेंस होता है। तो जबकि वो आंख जो हमारा जो नेचुरल लेंस है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, तो दूर फोकस हो रहा है। पर यहां पे अगर हम एक कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को बेंड करता है, तो लाइट जा रहा है दूर,
उसको थोड़ा बेंड कर देगा, मतलब इसका थोड़ा क्या किया, हेल्प कर दिया। ये बेंड कर रहा था पर अच्छे से कर नहीं पा रहा था, इसने थोड़ा और पावर दे दिया तो अच्छे से बेंड हो गया। इमेज कहां पे, रेटिना पे फॉर्म हुआ, तो इमेज मतलब अच्छे से दिखेगा हमें। अभी नजदीक का भी, नजदीक मतलब नियर, नियर लिख दिया हूं, फार मतलब दूर से, दूर से यहां पे अच्छा दिखता ही था, पर नियर का ये जो प्रॉब्लम होता था ये कन्वेक्स लेंस लगाने से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वी विल मूव टू प्रेस बायोपिया। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो तीसरा कौन सा है, प्रेस बायोपिया। विथ एजिंग, उम्र के चलते, विथ एजिंग क्या होता है, द फोकस, सॉरी हम लिखेंगे कि हमारा जो आंख होता है वो फोकस अच्छे से एडजस्ट कर नहीं पाता। आई फेस डिफिकल्टी, फेस डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से और फोकस नहीं कर पाता, जिसके वजह से नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन, जो पास का पॉइंट होता है, नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन, एक इंसान का जो पास का पॉइंट था जो कि 25 cm था, रिसिडेस अवे मतलब दूर चला जाएगा, रिसिडेस अवे। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्यों होता है, वो आईबल छोटा हो जाता है बोल के होता है, पर ये एज के साथ साथ होता है, वो पास की चीज और अच्छे से उनको नहीं दिख पाता, जिसके वजह से देवर लेंस। पर कैसा लेंस, तो यहां पे कोई कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है, कभी कभी तो बायफोकल भी यूज करते हैं ये लोग, जैसे मान लो कनकेव कन्वेक्स दोनों का मिक्सचर होगा, उनको नीचे देखने में, रीड करने में क्या लगा देंगे, कनकेव लगा देंगे, कभी कन्वेक्स लगा देंगे, मतलब जिनको जो सा प्रॉब्लम, जिसमें रीडिंग लेंस नहीं दिख रहा है तो वो वाला लगा देंगे, और जिसमें दूर का नहीं दिख रहा है ऊपर वो वाला लगा देंगे। तो बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस यूज किया जाता है, किसके लिए, प्रेस बायोपिया के लिए। पर आखिर में एक पॉइंट लिखा जाता है कि ऑल दिस, ये जितने भी सारे हम पढ़े, ऑल दिस रिफ्रैक्टिव एरर, ये सारे क्या है, कोई हेल्थ एरर नहीं है, रिफ्रैक्टिव एरर इनको कहा जाता है, कैन बी सॉल्व्ड, इनको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, सॉल्व्ड बाय लेंस और सर्जरी, या तो लेंस है या तो सर्जरी से इसको प्रॉपरली क्योर किया जा सकता है। समझ गए, तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वे विल मूव टू रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म कैसे स्कैटर करेगा लाइट को, वो भी देखेंगे, उसके बाद थोड़ा देखेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें अभी आने वाली है, कि हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तारे चमकते क्यों है, वो लाइट चैप्टर में भी थोड़ा बता दिया था, अभी भी बताऊंगा कि हमारा सनलाइट एक कलर का नहीं है, उसमें 7 कलर होते हैं। तो वो सब इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू एक लाइट रे रिफ्रैक्ट कैसे करता है, उसके बेंड कैसे होता है, पाथ में चेंज कैसे होगा। तो पहले तो प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्कूल में बहुत से बच्चे देखे होंगे, लॉकडाउन में सर घर में थे कहां देखे, तो बता देता हूं, प्रिज्म तुम गूगल पे भी देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें 3 क्या होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। रेक्टेंगल मतलब ऐसा कुछ, पैरेललोग्राम सरफेस बोल सकते हो, रेक्टेंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। रेक्टेंगुलर सरफेस होगा 3, कितने 3, और ट्रायंगुलर सरफेस कितने होंगे 2, दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे 2 ट्रायंगल होंगे, और बीच में इधर एक ऐसा 2 होंगे, फिर नीचे एक, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। प्रिज्म जिन्होंने देखा होगा वो अच्छे से डिटरमाइन कर पा रहे होंगे। ये सर पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, हाँ वो असल में क्या होता है, होता वो वैसा ही थोड़ा है, तो तुम देख लेना प्रिज्म का स्ट्रक्चर, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। समझ गए, या फिर ये समझ सकते हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसका एक साइड लेते हैं जो कि फ्रंट वाला पार्ट है, और उसमें हम क्या कराएंगे, रिफ्रैक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे, तो लाइट रे को जब हम ऐसे छोड़ते हैं, लाइट रे को हम स्ट्रेट छोड़ रहे हैं, तो वो कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, पर देखो ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, कैसा हो रहा है, बेंट हुआ। और हमें पता है जब कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर जिस एंगल के साथ
टकराता है, इंसिडेंट करता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और उसके बाद ये थोड़ा बेंट हुआ, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएगा वो बेंट होने वाला रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर वो इधर गया, इधर और एक सरफेस है, ये है प्रिज्म, और बाहर क्या है, एयर, ये भी एयर है। तो पहले एयर से प्रिज्म में गया, ग्लास में गया, फिर ग्लास से एयर में निकलेगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ। अब हम देख पा रहे हैं कि प्रिज्म में जैसे एक नॉर्मल ग्लास स्लैब में क्या होता था, बस घुसता था थोड़ा बेंट होके, फिर निकलते टाइम थोड़ा बेंट, पर प्रिज्म में देखो ये ऐसे घुसा, ऐसे बेंट हुआ, पूरा ऐसे बेंट हो गया। तो इनका थोड़ा मैं डट डट करके आगे बढ़ाया हूं और इसको भी डट डट करके पीछे बढ़ाया हूं, तो ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये भी तुम देख सकते हो। और ये एक्टिविटी कैसे कराया जाता है स्कूल में बोलने से, एक बोर्ड लेते हैं, वुडन बोर्ड, उसमें पेपर को पिन कर देते हैं, पहले पूरा फिक्स कर देते हैं, बोल सक फिक्स नहीं, पिन में फिक्स करते हैं जिसको निकाला जा सके। फिर उसके ऊपर एक प्रिज्म रखते हैं, बिल्कुल ऐसा दिख रहा हो, और एक इंसिडेंस रे जो है उसको नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, और उस रे में दो पिन को टिका देंगे। ऐसे पिन मिलता है प्रैक्टिकल जब जाओगे लैब में, तो यहां पे मान लो एक पिन ए दे दिए, फिर यहां पे दूसरा पिन बी दे दिए। तो जब एक बच्चा इधर आ जाएगा और ऐसे सर रख के देखेगा इधर से प्रिज्म में से, तो उसको क्या दिखेगा पता है, उसको ये दोनों की इमेज दिखेंगी, ये दो पिन दिखेंगे। तो उसके हिसाब से वो पेंसिल पकड़ के ऐसे देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा मान लो, और यहां पे डॉट दे देगा जहां पे उसको पिन दिख रहा होगा, या फिर बोल सकते हो एक पिन वहां पे इंसर्ट कर देगा। तो यहां पे भी एक पिन इंसर्ट करेगा और यहां पे भी एक पिन इंसर्ट करेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे उसको पता नहीं होगा, वो पहले नॉर्मली इंसर्ट करेगा। कैसे इंसर्ट करेगा, कैसे घुसेड़ेगा वो पिन को, कि ये पिन ऐसे घुसेड़े कि ये दो पिन और उसको ना दिखे, इसके पीछे ये दोनों छिप जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और ये पिन कैसे डालेगा कि ये तीनों पिन उसको और ना दिखे, ये तीनों पिन इस पिन के पीछे दिखना चाहिए। असल में देखो ये यहां पे होना चाहिए अगर देखेंगे स्ट्रेट, पर यहां पे रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए ये पिन ऐसा दिखता है कि ये यहां पे है, और ये पिन ऐसा दिखता है कि ये इसके पीछे है। समझ रही हो बात को? एक्टिविटीज जब करोगे तब समझ में आएगा। अब बस ये जान लो कि प्रिज्म में खेल क्या होता है। ऐसे एक इंसिडेंट रे जाता है तो उसको रिफ्रैक्ट हो जाता है, उसके जो पाथ था उसमें बेंट हो जाता है, फिर ऐसे जाएगा। ऐसे एक रे जा रहा था, फिर बेंट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा। क्लियर? और ये जो ए है, ये मान लो कोई भी प्रिज्म में ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता है, और यहां पे जो ये वाला एंगल होता है, ये ऊपर के किसी भी, ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला एंगल भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ए, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लेटरल सरफेस के बीच जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। खल्लास। तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाइट लाइट से कैसे सेवन लाइट बनेंगे। जो मैं सनलाइट बोल रहा था वो व्हाइट लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ये याद आया? अच्छा है, नहीं हुआ ये डायग्राम को याद कर लो। कंसेप्ट समझना चाहिए, पर अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक्टिविटीज के ऊपर अभी मत जाओ। एक प्रिज्म में जब रे घुसता है तो ऐसे बेंड होता है, ये बस जान लो। और अगर एग्जाम में आए तो ये डायग्राम तुम्हें आना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे ये बहुत बच्चे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो देखो ये जो रे था ये सीधा सीधा जाना चाहिए, पर ये कैसा चला गया, जब निकला प्रिज्म से ऐसा चला गया। तो इसके पीछे अगर एक डॉट डॉट करके बनाएंगे और इसको आगे अगर मूव करेंगे तो देखो ये इतना एंगल डेविएट हुआ। ये ऐसे जा रहा था पर निकला कैसे, ऐसे निकला। तो ऐसे और ऐसे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसा एक एंगल बनेगा, ऐसे जा रहा था पर निकला कैसे, हकीकत में ऐसे। तो ये जो दोनों के बीच एक एंगल बना उसको बोलते हैं डी, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? जिस एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना के वो जो लास्ट रे है जो प्रिज्म से निकल रहा है वो रे निकलेगा, जो एंगल बना के उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्ज होगा, समझ गए? डेविएशन समझ गए, इमर्जेंस समझ गए, इंसिडेंस समझे हुए थे पहले से, रिफ्रैक्शन एंगल भी पहले से समझे हुए थे। क्लियर है? इतना फंडा याद करो, कोई भी सवाल है बन जाएगा एग्जाम में। और टर्म 1 में आ गया तो इससे कुछ खास सवाल मतलब यही आ सकते हैं, यही आ सकते हैं। कोई डेफिनेशन देके तुम्हें एमसीक्यूज में ज्यादा चांसेस कम है, पर फिर भी है। कोई बता नहीं सकता क्वेश्चन कहां से उठेगा क्योंकि न्यू पैटर्न है। तो नेक्स्ट वे विल मूव टू द, जो बोला मैं डिस्पर्सन पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। तो एक प्रिज्म कैसे एक व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करता है, कैसे करता है, कितने कलर्स में करता है, जो मैं बोल रहा था। व्हाइट लाइट सन का भी लाइट होता है, येलो मत बोलना, रेड मत बोलना, व्हाइट लाइट ही होता है। तुम देखना जहां पे वो पड़ रहा है उस प्रकार का एक कलर डेवलप होता है। सन को देखने पर कैसा दिखता है वो उनका लाइट नहीं होता, पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये मान लो एक प्रिज्म है, ये इसका ट्रायंगुलर साइट है, और तुम्हें पता है जब हम यहां पे एक लाइट को डिस्पर्स कर रहे थे या फिर छोड़ रहे थे तो वो क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन हो रहा था। फिर ये लाइट बेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, समझ गए? फिर ये लाइट ऐसा हो जाएगा। पर यहां पे हमने एक चीज नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि ये जब स्कैटर हुआ, स्कैटर नहीं, ये जो रिफ्रैक्ट हुआ, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट नेक्स्ट टॉपिक है। जब ये रिफ्रैक्ट हुआ तो यहां पे डिस्पर्शन दिखा। कैसा डिस्पर्शन? तो यहां पे 7 कलर दिखे एक ही लाइट के। ये कैसा था? व्हाइट लाइट। कैसा था? व्हाइट लाइट। और ये था देखो कलर 1 2 3 4 5 6 7। चलो यहां पे एक बना देता हूं। क्लियर? तो ये क्या है? 7 कलर हैं। और सर ये क्या यूनिफॉर्म गैप में था? तो ऐसा ही हुआ था। कहां पे थोड़ा, कौन कौन से कलर थे? ये रेनबो के 7 कलर्स हैं। ये रेनबो के 7 कलर्स हैं। क्या नाम है इनका? एक है वी मतलब वायोलेट, वी, उसके बाद आई विबग्योर, बी जी वाई ओ आर। और ये जो पहला था वायोलेट था, ये रेड था, ये क्या था? ऑरेंज था, ये येलो था। तो ये सारे ऐसे ऐसे कलर थे। ग्रीन, ग्रीन, ब्लू। सर आई से क्या था? इंडिगो। ये इंक का कलर को बोल सकते हो, मेरे वाले इंक का नहीं, जो ब्लू पेन होते हैं उसके कलर को इंडिगो। पहले जो पेन में लिखा जाता था, एक नील का फल होता था, एक फिल्म में भी दिखाया गया था, देखे होगे तो, वो होता था इंडिगो का प्लांट, जिससे क्या बनता था? इंक बनता था। और वो इंक प्रोफेशनल तो नहीं, प्रीमियम लोग यूज करते थे, जिनके पास पैसा था उस टाइम में, थोड़ा महंगा आता था वो इंक। क्लियर? तो व्हाइट लाइट से कितने कलर निकले? 7 कलर्स निकले। क्या क्या है बोले तो लिख देना सीधा, विबग्योर। क्या लिखना है? विबग्योर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? और ये एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले इंसान कौन थे? महान साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। सर कभी कभी तो लगता है फिजिक्स का कोर्स ही इन्हीं की वजह से बना है। बोल सकते हो तुम्हारे 9th 10th क्या 11th तक भी पीछा नहीं छूटेगा। इन्हीं के वजह से इतना मोटी किताबें नहीं पढ़ना पड़ रहा है। इनके वजह से बहुत सारी चीजें इस दुनिया को मिली है। तुम्हारा पढ़ना वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो छोड़ो। और आइजैक न्यूटन ने और एक एक्सपेरिमेंट किया। इतने से दिल नहीं भरा? नहीं भरा। क्या क्या? एक प्रिज्म यहां पे लिए, और इस बार ये बोले कि एक प्रिज्म से मन नहीं भरा, 2 लेंगे इस बार। तो यहां पे एक ऐसे लिए उल्टा, एक इन्वर्टेड, एक सीधा प्रिज्म लिए, दूसरा इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म लिए। तो यहां पे व्हाइट लाइट फिर से छोड़ी, क्या होगा पता है तुम्हें? कि ऐसे 7 कलर्स दिखेंगे। मैं 7 पार्ट्स और डिवाइड नहीं कर रहा हूं। और यहां से और एक बात भी इनको पता चल गई। क्या चली? कि ये जो 7 कलर्स थे ये फिर एक कलर में कन्वर्ट हो गए। जो व्हाइट लाइट निकला था, जो व्हाइट लाइट गया था, निकला क्या? विबग्योर। वो विबग्योर फिर से जब प्रिज्म उल्टे वाले प्रिज्म के थ्रू पास किया तो फिर से क्या बन गया? व्हाइट। व्हाइट गया और व्हाइट निकला। इससे न्यूटन समझ गए कि जब 2 प्रिज्म आ जा रहे हैं तो व्हाइट घुस के फिर व्हाइट ही निकल रहा है। और एक बात यहां से उन्होंने और एक बात क्लियर कर दी रिफ्रैक्शन के बारे में, कि जो रेनबो होता है, जो रेनबो हमें दिखता है, वो किस कंडीशन में दिखता है? सनलाइट होता है ऑलरेडी, बिना सूरज की सुबह नहीं हो सकता, और रात को रेनबो दिख नहीं सकता। क्लियर? और
वहां पे प्रिज्म कौन लाता है? सर कोई प्रिज्म भगवान लाके ऐसे हिलाते हैं या फिर ऊपर वाले अल्लाह खुदा, तुम जिनको भी मानते हो वो लाके हिलाते हैं ऊपर से ऐसे, जो ये रेनबो फॉर्म होता है? नहीं, ये रेनबो बारिश के बाद फॉर्म होता है या फिर उससे पहले। तो क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट होते हैं एनवायरमेंट में, और प्रिज्म के आर पार जैसे धुंधला दिखता है, पानी के आर पार भी उतना क्लियर नहीं दिखता। तो वो जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, जो कि जिनके अंदर क्या है? पानी है, वो एच ए प्रिज्म काम करता है, जिसके वजह से 7 कलर स्कैटर होंगे। किस कलर से? व्हाइट लाइट से। और हमें रेनबो विजिबल होता है, जिसका कलर क्या होता है? विवग्यो, नीचे से ऊपर तक विवग्यो। क्लियर? समझ गए पूरा? और एक फेनोमेना जो मैंने लाइट चैप्टर में भी बताया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या था? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। चलो यहां पे लिख देता हूं, ट्विंकलिंग, चमकना किनके? तारों का। तो यहां पे क्या होता है? मान लो यहां पे तारा, मतलब वो क्या है? सितारे हैं, पर रिफ्रैक्शन की वजह से ये मान लो ऑब्जर्वर है, ये हमारा आंख है, कार्टून वाला आंख मैं बना देता हूं, इजी होता है बोल के। पर हमें कैसा दिखता है? ये असल में सितारे यहां पे होते हैं, पर हमें ऐसा दिखता है कि ये यहां पे है। क्लियर? क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या हुआ? लाइट बेंट हो गया, ऐसे गया और फिर बेंट हो गया। एटमॉस्फेयर में एयर होता है जो कि बेंट करता है किसको? लाइट को। तो हमें कैसा दिखा कि यहां पे तारे हैं, तो वो पोजीशन में भी इफेक्ट आया और ये ट्विंकलिंग भी हुआ। टिमटिमाहट तारों का रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। और क्या होता है रिफ्रैक्शन की वजह से? इसके बाद ये जो रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ओर भी बढ़ने वाले हैं, पर आखिरी फेनोमेना मैं बता देना चाहता हूं जो कि रिफ्रैक्शन का है, वो यह है कि जो सनराइज और सनसेट होता है, जो सन मतलब जो सूरज, सनराइज जो होता है और सनसेट होता है, वो एक्चुअल सनसेट से थोड़ा अलग दिखता है। अर्ली होता है सनराइज, अर्ली होता है और सनसेट क्या होता है? डिले होता है। कितना मिनट? ईच 2 मिनट, 2 मिनट का डिले और 2 मिनट जल्दी होता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे स्कैटर होगा लाइट? लाइट चैप्टर जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं यहां बना देता हूं। पहले आइजैक न्यूटन को मिटा देता हूं। तो देखो यहां पे ये धरती है, आधी धरती बना रहा हूं। यहां पे कोई ऑब्जर्वर, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी ये हाथ है। सर आज गजब व्यक्ति बनाते हो आप। बिल्कुल, हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये सन जो सूरज है वो मान लो यहां पे है, तो यहां से हमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इसका जो रे है वो कैसा जाना चाहिए? ऐसा जाना चाहिए। पर होता क्या है, यहां पे ये जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पे बेंट हो जाता है रे, और हमारे आंखों में चला आता है, जबकि सूरज थोड़ा नीचे होते हुए भी हमें जल्दी दिख जाते हैं उगते हुए। इसलिए सनराइज अर्ली होता है, और वैसे भी सूरज नीचे जा चुके होते हैं, फिर भी ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सूरज अभी भी ढले नहीं है, अभी भी शाम हुआ है, रात नहीं हुआ है, सूरज नहीं ढला है, हमें ऐसा प्रतीत होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये फेनोमेना याद रखो, कौन सा? रेनबो वाला, और कौन सा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और दूसरा सनराइज, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, जो कि 2 मिनट होते हैं टोटल। मैंने वहां पे अगर कोई बोल रहा है कि सर आपने तो पिछले चैप्टर में 5 मिनट बताया था, वो दोनों को मिला के 2 2 4 और लगभग 5 मिनट के आसपास हो जाता है, मैंने बोला था। तो इसको नोट करो। नेक्स्ट वी विल मूव टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहले इसको नोट करो। तो अब हम देखने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना। तो पहला क्या है? टिंडल इफेक्ट। ये तुमने क्लास 9th में देखा था। इसमें बहुत से टीचर एक एग्जांपल देते हैं, हम भी देंगे ताकि तुम समझ पाओ। एक अंधेरे कमरे में जब एक छोटा सा होल हो और उसमें से सनलाइट आती है, जब मान लो अंधेरे कमरे में ऐसे सनलाइट अगर कहीं पे गिर रहा है ऐसे डॉट बना के, तो वहां पे देखना यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते हैं। वो क्या होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो कोलोइड है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो टिंडल इफेक्ट में क्या है, जो लाइट आता है सन से, वो थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या करता है? स्कैटर करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जो हम
टिंडल इफेक्ट में देख सकते हैं। टिंडल जो है, इन्होंने कैसे स्टेटमेंट दिया था कि एक घने जंगल में जब कोई पेड़ में से थोड़ा सा भी सनलाइट गिरे तो हमें जो देखने के लिए मिलता है वो होता है टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? एक बंद अंधेरे कमरे में जब छोटा सा होल होता है उसमें से सनलाइट या फिर टॉर्च मारना तो अंधेरे में तुम्हें दिखेगा कि कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर हैं और मूव कर रहे हैं, हमें यह देखने के लिए मिलता है टिंडल इफेक्ट में। दूसरा क्या है? व्हाई स्काई इज ब्लू। तो ये जो आसमान है ये नीला क्यों है? ये नीला अंबर क्यों? ये अंबर नीला ही क्यों, लाल क्यों नहीं? तो यहां पे क्या पता चलता है कि सनलाइट स्कैटर ब्लू लाइट। यहां पे क्या सच में ऐसा होता है कि वो जो कौन है, सनलाइट है, वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर रहा है, जो हमें आसमान नीला दिख रहा है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो रेड लाइट था उसका वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color. तो ये ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, क्यों? ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ, ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ। और क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर होता है तो हमें ब्लू ही दिखता है चारों तरफ आसमान। क्लियर? और एक चीज होता है, जब सनराइज होता है तो सन क्यों लाल दिखता है, क्यों रेड दिखता है? उससे पहले एक बात जान लो, जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों होते हैं? डेंजर सिग्नल तो मैं बता देना चाहता हूं, ये रेड इसलिए होते हैं, रेड ऑल्सो अपियर इन फॉग मतलब कोहरा जो होता है, मिस्ट। मतलब अगर कहीं पे अच्छे से दिखाई नहीं भी दे रहा है तो रेड कलर क्या दिख जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्कैटर बहुत कम होता है। जैसे हमने प्रिज्म में भी देखा था, सबसे कम अगर कोई बेंट हो रहा था वो रेड था और सबसे ज्यादा वायलेट था। तो रेड कम बेंट हो रहा है बोल के उससे डेंजर सिग्नल बनाएंगे तो सारे जो डिजिट होंगे, लेटर होंगे, वो अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। और यही कुछ कारण होता है सन का रेड, सनराइज के टाइम सूरज के लाल दिखने का। सन रेड होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए मैं उसी फॉर्मेट में जा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? व्हाई सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज, तो एमसीक्यू में आ जाएंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और क्या आ जाएंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक नॉन ऑफ दिस भी लिख देगा। तो चार ऑप्शन में आपको क्या चूज करना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जितने भी फेनोमेना मैं बता रहा हूं ये किस में आएंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो एमसीक्यूज के हिसाब से ये एनफ है एनटीएससी वाले को। नोट्स चेकआउट करो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वो नोट्स तुम्हारे एनटीएससी के लिए मोर देन एनफ है। एनटीएससी के लिए एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, जो कि मैंने दे रखा है। दैट आर इंपोर्टेड नोट्स ऑफ वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स। तो वो फ्री में जो दे रहे हैं वो 50-60 हजार उनकी फीस होती है एडमिशन का, और वो बाहर में नोट्स बेचते भी नहीं है। हमने तिगड़म लगा के कितने मुश्किल से लाया है वो हम जानते हैं, जो कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और चैनल से जुड़े रहो, इस साल के एमसीक्यूज भी मैं देने वाला हूं, पीवाईक्यूज देने की भी एमसीक्यू के फॉर्म में, टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए जैसा था उसके फॉर्म में फ्री में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चैनल से जुड़े रहो। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म, तो मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और अब जाओ पढ़ो और एग्जाम में जाके फोड़ना।